मांग संख्या 26 युवा मामले एवं खेल, मांग संख्या 32 महिला एवं बाल विकास, मांग संख्या 56 उद्योग के लिए बोलने का मौका दिया। मेरी पार्टी ने मुझे समय दिया। नेता प्रतिपक्ष जी का बहुत धन्यवाद, आपका बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मुझसे पूर्व में बहरौर से आने वाले सम्मान्य सदस्य, एक बात तो उन्होंने स्वीकार करी, मेरी बात शुरू करने से पहले कहीं मैं भूल जाऊंगा उस बात, कि इनकी पार्टी के पहले ही मुख्यमंत्री बने हैं जिन्होंने सभी घोषणाओं के ऊपर बजट रखा है। पूर्व के मुख्यमंत्री शायद ये नहीं रखते थे, ऐसा इन्होंने आज इस सदन के सामने पहला मुख्यमंत्री इन्होंने घोषणा कर दी है कि ये पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने बोला, जिस पर बजट रख दिया। आपके पूर्व के मुख्यमंत्रियों ने नहीं रखा, ये आपने सदन के सामने पूरे राजस्थान की जनता को बताने का काम किया है। उद्योगों के ऊपर लोक लुभाव ने शब्द काम लिए गए। माननीय उद्योग मंत्री हमारे बीच में बैठे हैं, लोन देने की बात करी, इंडस्ट्रियल पार्क्स डेवलप करने की बात करी, एक्सपोर्ट हब बनाने की बात करी, एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी लाने की बात करी। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी के सामने एक बात कहना चाहता हूं कि दो चार चीजें और हैं कि जिससे राजस्थान के उद्योग की शक्ति बढ़ सकेगी, राजस्थान के युवाओं की बेरोजगारी की समस्या खत्म हो सकेगी। उसमें पहले और सबसे इंपॉर्टेंट टूल की पॉलिसी, बिल्कुल सही पूर्व सदस्य कह रहे थे कि लोकल व्यक्ति को जब काम मिलेगा इन इंडस्ट्रीज के अंदर, ये जो हम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए पॉलिसी लानी पड़ेगी। और लोकल लोगों को जॉब पर रखने के लिए कितना प्रतिशत लोगों को रखा, उसके ऊपर यदि इंडस्ट्री को कोई इंसेंटिव सरकार की तरफ से मिलेगी, कोई मदद मिलेगी, तो निश्चित रूप से वो लुक्रेटिव ऑफर होगा और लोकल लोगों को वो काम पर रखने के प्रयास करेंगे। मुझे लगता है कि यदि कोई इंटरेस्ट के अंदर आपने लोन तो ऑफर किया, लेकिन लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है उसके अंदर कोई छूट दी जाए, इलेक्ट्रिक सप्लाई में प्राइसेस में कोई छूट दी जाए, टैक्सेस के अंदर कोई छूट दी जाए, ताकि व्यापारी के जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो सके और उसको इंडस्ट्रियल सस्टेनेबल मॉडल उसके सामने हो, तभी लुक्रेटिव ऑफर होगा, तभी इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा। ये बात तो बिल्कुल सही है। अध्यक्ष महोदय, बजट में एक पैरा लिखा गया, बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, द की टू इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड सोशल अपलिफ्टमेंट लाइज इन इंडस्ट्रियलाइजेशन। बाय फॉस्टरिंग इंडस्ट्रियल ग्रोथ वी कैन प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, रिड्यूस पॉवर्टी एंड एनहांस द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मतलब कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का संपूर्ण समाज को क्या फायदा हो सकता है, किस प्रकार से जॉब क्रिएट हो सकती है, किस प्रकार से आम व्यक्ति की आमदनी बढ़ सकती है, किस प्रकार से पॉवर्टी और ये जो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या खत्म हो सकती है, उसके काम में भी इंडस्ट्री आनी चाहिए। और उसके अंदर सरकार के जो बजट आपने पेश किया है, मुझे लगता है कि इंडस्ट्री को कॉस्ट प्रोडक्शन, लोकल को जॉब देने के ऊपर किसी प्रकार का इंसेंटिव इसके अंदर नहीं है। यदि मंत्री जी इसके ऊपर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी होगी और हमारे राजस्थान के जो बेरोजगार युवा हैं, शिक्षित बेरोजगार युवा हैं, उनको इस चीज़ का फायदा मिलने वाला है। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जिसकी ओर मुझे लगता है कि पूरे सदन का ध्यान आकर्षण होना चाहिए, इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट आज की तारीख में सभी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स की बहुत बड़ी समस्या बन गई है। जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया है उनके वेस्ट का मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है। उसकी वजह से अब आप समझिए, भीलवाड़ा जिले से मेरा नाता है क्योंकि पूर्व में मैं पार्लियामेंट चुनाव वहां से लड़ा। उस जिले की उस समय की सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि भीलवाड़ा में कपड़ा इंडस्ट्री है, लेकिन कपड़ा इंडस्ट्री का जो वेस्ट केमिकल है वो भीलवाड़ा की वाटर टेबल में मिक्स हो चुका है। ग्राउंड वाटर के अंदर कपड़े का केमिकल पूरे भीलवाड़ा जिले के शहर के अंदर मिल चुका है। फ्रेश वाटर नहीं मिलता है। वो तो बलाओ
तत्कालीन कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सीबी जोशी जी का, जिन्होंने उस समय आज से 10 साल पहले 3,500 करोड़ की चंबल पेयजल योजना भीलवाड़ा में लाए। उससे भीलवाड़ा जिले के गांव-गांव, शहर-शहर के लोगों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हुई। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं कि इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट एक बहुत क्रूशियल समस्या पैदा होती जा रही है। यदि आपका विभाग इसके ऊपर ध्यान देगा और इसके लिए बजटों का प्रावधान को सही इस्तेमाल करेगा, आप समझिए लोक लुभावनी बातें, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 गेम, ये मैं पिछले 10 सालों से कम 6 बार यही बातें सुन चुका हूं। सभी सरकारों में ये बातें होती और ये बातें बजट तक ही सीमित रह जाती। आज राजस्थान में नेचुरल स्टोन की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, माइनिंग, उसके ऊपर हालांकि चर्चा कट मोशन के माध्यम से अध्यक्ष महोदय नहीं हो रही, लेकिन पूर्व में जब से जीएसटी लागू हुआ है, जीएसटी लागू होने के बाद में अभी हमारे सदस्य महोदय बता रहे थे कि क्यों इंडस्ट्रीज गुजरात जा रही है, लेकिन जब जीएसटी लागू हुआ तो राजस्थान के नेचुरल स्टोन के साथ में दोगला व्यवहार हुआ और मोरबी गुजरात के अंदर जो टाइल्स का प्रोडक्शन होता है उनको तो कम परसेंटेज के अंदर, कम टैक्स परसेंटेज के अंदर रखा गया, 3% के अंदर, और राजस्थान के अंदर जो नेचुरल स्टोन प्रोड्यूस होता है उसको 28% जीएसटी के स्लैब में रखा गया। उसकी वजह से राजस्थान की माइनिंग इंडस्ट्री, चाहे वो मार्बल की हो चाहे ग्रेनाइट की हो, वो बर्बादी के कगार पे है, चाहे वो सैंडस्टोन की हो अध्यक्ष महोदय। और वहीं मशीन से जो टाइल्स बन रही हैं, जिनमें लेबर भी नहीं लग रही है, जिसमें जॉब्स भी क्रिएट नहीं हो रही, वो सारा व्यापार गुजरात चला गया। ये तो देश के प्रधानमंत्री जी के हालात। अध्यक्ष महोदय, खेलों के ऊपर भी आज चर्चा है और हमें बड़ा गर्व महसूस होता है कि देश के लिए मेडल लाने वाले ऐसे हमारे मंत्री हैं। तो हम बड़ा अच्छा महसूस करता है कि जिन्हें खेल के बारे में नॉलेज और उनके जिंदगी का एक एक्सपीरियंस, तो निश्चित रूप से खेलों को उनके एक्सपीरियंस का कोई फायदा मिलने वाला है, ऐसी हमें बहुत आशा है और अभिलाषा है। लेकिन 2-4 चीजें इस बजट के अंदर मुझे लगता है कि जो रह गई और मुझे आपको अवगत करानी चाहिए। सबसे पहले बहुत अच्छी लगने वाली एक घोषणा हुई कि खेलों का बजट सीधा दुगना कर दिया गया है, 475 करोड़ से सीधा बढ़ाकर 950 करोड़ कर दिया गया है। फिर मैंने जब इसके नीचे वाले हेड देखे, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी 250 करोड़, संभागीय स्तर स्पोर्ट्स कॉलेज 500 करोड़, फिटनेस सेंटर 15 करोड़, साथ के साथ 10,000 से ऊपर आबादी वाले ग्राम पंचायतों में स्टेडियम, 9 खेल स्टेडियम, सिंथेटिक ट्रैक। तो माननीय मंत्री महोदय, ये बजट तो खेलों का बजट लगता नहीं है, ये तो पीडब्ल्यूडी का बजट लगता है। मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ पूर्व में इस विभाग में काम करने का, इसलिए एक भावना है जो मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं। इंजीनियरिंग यूनिट आपके विभाग के डेवलप करें, चाहे एक्सियंस दूसरे इंजीनियरिंग विभाग से आपको डेपुटेशन पर लेना पड़े। मैंने भी प्रयास किए, सारे प्रयास सफल नहीं होते, कुछ प्रयास करते हैं, कुछ प्रयास सफल हो जाते हैं, कुछ प्रयास रह जाते हैं। लेकिन खेल विभाग का अपना इंजीनियरिंग यूनिट डेवलप करें ताकि ये सारे स्टेडियम्स, ये सारे यूनिवर्सिटीज, ये सारे स्पोर्ट्स कॉलेजेस आपकी देखरेख में, खेल विभाग के अधिकारियों, खेल विभाग के लोगों की देखरेख में बने और टेक्निकलिटीज की उसमें कोई समस्या नहीं हो। बाद में आरएसआर, डीसी, पीडब्ल्यूडी बना के दे देंगे, लीपापोती हो जाएगी। मजबूरी में आपके विभाग को उनकी हैंडओवर लेनी पड़ेगी और बाद में जब तक हैंडओवर लेंगे तब तक उनमें से आधे से ज्यादा सामान काम करने लायक नहीं रहेंगे। ये मैंने मेरे कार्यकाल में देखा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप इंजीनियरिंग यूनिट डेवलप करें। फिर आप मैं खड़ा हो जाता आपके बीच में, मैं खड़ा हो जाता आपके बीच में, आपकी आवाज इस सदन में नहीं आती। माननीय मंत्री महोदय, पूर्व मंत्री महोदय, माननीय सदस्य, अगर मैं आपके बीच में बोलूंगा, मैं अभी तक कोई नेगेटिव बात नहीं कर रहा हूं, मैं कोई नेगेटिव बात नहीं कर रहा हूं। आप रहिए, मुझे इस विभाग से प्रेम है, इसलिए मैं बहुत पॉजिटिव बातें कर रहा हूं। अभी आऊंगा, राजनीतिक बातों पर भी आऊंगा, अभी रुक जाओ।
मंत्री मैं महोदय चाहता हूं जी सक्षम है, वो जवाब दे देंगे। आप मैं चाहता हूं कि खेलों में जो हमारे कार्यकाल में शानदार आयोजन हुए, शानदार कार्यक्रम आए, वो जारी रहें, बल्कि उनसे बेहतर आए, क्योंकि जमाना आगे बढ़ रहा है। हर दिन से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, हर दिन से रिसर्च आगे बढ़ रही है, साइंस का अचीवमेंट हो रहा है। तो क्यों नहीं हमारे खेल, प्रदेश के खेल, उनकी टेक्नोलॉजी, हमारे खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस क्यों नहीं आगे बढ़े? तो इसलिए मैं एक सकारात्मक पॉइंट जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, एक आपका हेड है 125 करोड़ का, उसके अंदर इतनी सारी घोषणाएं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट, मिशन ओलंपिक, स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट्स, सिंथेटिक ट्रैक, खेल स्टेडियम 9, शाहपुरा खेल एकेडमी, 4 खेल स्टेडियम, प्रदेश के 10,000 आबादी वाले गांव में खेल स्टेडियम। मुझे लगता है कि ये इतने सारे काम 125 करोड़ कम पड़ेंगे, तो निश्चित रूप से आपको माननीय मुख्यमंत्री जी से इसको और बढ़ाने की बात करनी चाहिए। 10,000 आबादी वाले में स्टेडियम नहीं है, उसमें जिम है। आपको जिम, इसमें खेल मैदान लिखा हुआ है, जिम है वहां पे। अच्छा, ओपन जिम बना देंगे यूं? ठीक है, ठीक है। एक इस सदन में चर्चा के दौरान पिछले कार्यकाल में एक योजना हमने बनाई थी, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, क्योंकि अनेकों विधायकों की डिमांड रहती थी, हमारे यहां पर स्टेडियम दे दो, हमारे यहां पर स्टेडियम दे दो। तो मेजर ध्यानचंद योजना को भी इसके अंदर, इसमें क्योंकि कोई विवरण नहीं था, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो इस सदन की चर्चा के उपरांत ही योजना बनाई गई। कोई भी विधायक अपने कोष से 1 करोड़ तक पैसा दे दे तो विभाग 1 करोड़ तक उसमें लगाकर, जो छोटी छोटी तहसीलें हैं, तहसील हेडक्वार्टर के लिए है, मैं मंत्री महोदय से ये मांग करूंगा कि हमारे समय में ये तहसील लेवल तक हुई, आप इसको ग्राम पंचायतों तक लेकर जाएं, तो निश्चित रूप से राजस्थान के खिलाड़ियों को, ग्रामीण प्रतिभाओं को, मुझे लगता है कि इस सदन की चर्चाओं का जो असल फायदा है वो तब मिल पाएगा। हम तहसील तक लेकर गए, आप ग्राम पंचायतों तक लेकर अगर जा सकेंगे, तो मैं समझता हूं कि आपके अनुभव का राजस्थान के खिलाड़ियों को बहुत फायदा मिलने वाला है। अध्यक्ष महोदय, हमारे कार्यकाल में आउट ऑफ टर्न पॉलिसी के ऊपर अमेंडमेंट्स हुए। ये पॉलिसी तो 2016 में माननीय मंत्री महोदय जो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, उनकी सरकार में वो मंत्री थे, तब ये पॉलिसी बनी। और मुझे बड़ा खेद है इस बात को कहते हुए कि ये पॉलिसी 5 साल तक पड़ी रही, बनकर लागू हो गई, लेकिन राजस्थान के एक भी उत्कृष्ट खिलाड़ी को इनकी बनाई हुई आउट ऑफ टर्न पॉलिसी के तहत सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं हुई। राजस्थान के खिलाड़ियों को कोई फायदा नहीं मिला। जब हमारी सरकार आई, हमारी सरकार के समय में 2020 में हमने इसमें अमेंडमेंट किए। अमेंडमेंट करने के बाद में मुझे इस बात पे गर्व महसूस होता है कि हमारे बचे हुए 3.5 साल के कार्यकाल में 400 से ज्यादा उत्कृष्ट खिलाड़ियों को डायरेक्ट अपॉइंटमेंट मिला, और वो आज राजस्थान सरकार के अंदर अपने खेलों के माध्यम से भी और अपनी दूसरी सेवाओं में भी राजस्थान सरकार की सेवा कर रहे हैं, राजस्थान के लोगों की सेवा कर रहे हैं। लेकिन साथ के साथ मुझे खेद एक और बात का है कि आज 7 महीने आपकी सरकार को हो गया है। इन 7 महीने में सैकड़ों पेंडिंग एप्लीकेशंस पड़ी हुई हैं, लेकिन 7 महीने के अंदर एक भी आउट ऑफ 10 के तहत किसी खिलाड़ी को नई अपॉइंटमेंट नहीं मिली है। ये मैं आपको इस बात से चेताना इसलिए चाहता हूं क्योंकि जितनी पेंडेंसी बढ़ेगी, लोगों की क्या टेंडेंसी है कि एक, देखिए भैया, बात आपको क्या तकलीफ है? पहली बार आए हो, कितनी बार आए हो सदन में, कितनी बार आए हो? बार बार बीच में बोल रहे हो। मैंने नेगेटिव बात कर रहा हूं, क्या समस्या है? देखिए, मैं आपको कह रहा हूं, अक्सर अगर किसी का जॉब मिलना चाहिए और वो डिले कई महीनों से हो रहा है, तो बीच में दलाल पैदा हो जाते हैं। कई लोग उनको अलग अलग दरवाजा दिखाते हैं कि वो उनका खास है, वो सेक्रेटरी साहब का खास है। तो कई बार ये देखा है कि कई लोग बीच में उन खिलाड़ियों से या उनके घर वालों से पैसा लेने का भी काम कर बैठते हैं। यदि इनमें डिले होगा तो मेरा आग्रह है माननीय खेल मंत्री से कि इस लिस्ट की तुरंत स्क्रूटनी की जाए। इस लिस्ट के ऊपर चीफ सेक्रेटरी और आपके विभाग साथ में मिलकर इसको फाइनलाइज किया जाए। जो भी जिनका भी एप्लीकेशन सही है
उसको स्क्रूटनी करके उन्हें जल्दी से जल्दी जो विभाग अलॉट करके उन्हें जल्दी जल्दी ज्वाइनिंग दिलाई जाए, वरना बीच में कोई खेला कर जाएगा, बदनाम आपकी सरकार हो जाएगी। बाद में हम इस सदन में इशू उठाने में कोई कमी नहीं रखेंगे। हमारी सरकार ने खेल प्रबंधक और सहायक खेल प्रबंधक की भी विज्ञप्ति निकाली थी। मंत्री महोदय से निवेदन है कि इसको भी जल्द से जल्द पूरी करें, क्योंकि इससे खेल विभाग के अंदर जो खाली पड़ी पोस्ट हैं, कई जिला खेल अधिकारियों की पोस्ट खाली पड़ी है, वो पोस्टें इनसे भर जाएगी तो खेल के जो राजस्थान के खिलाड़ी उनको बहुत फायदा मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, इनकी सरकार ने जब चुनाव लड़ा तो अपनी घोषणा पत्र में 34 नंबर पेज के ऊपर प्रथम पॉइंट में यह लिखा, हम यह सुनिश्चित करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी मिले। हालांकि सुनिश्चित तो क्या करेंगे, ये तो पहले से ही सुनिश्चित था। 2% में अमेंडमेंट कर दिया, आउट ऑफ टर्न पॉलिसी में अमेंडमेंट कर दिया, लेकिन आज इनकी सरकार में उससे विपरीत व्यवहार हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के लिए एक नियम है कि आप अगर सरकारी नौकरी ज्वाइन भी करेंगे, अगले 5 साल तक आपको अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भाग लेना पड़ेगा, उत्कृष्ट परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। वो उत्कृष्ट परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में भाग भी ले रहे हैं, लेकिन आपके विभाग उनको ट्रेनिंग का नोटिस दे रहे हैं। जंगलात विभाग ने जो खिलाड़ी अभी भी वर्ल्ड कप्स की तैयारी में, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स की तैयारी में, एशियन गेम्स की तैयारी में, कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारी में, ओलंपिक्स की तैयारी में, उन खिलाड़ियों को ट्रेनिंग पूरी नहीं करने के ऊपर जॉब से निकालने की धमकी दी गई है। और ये आज के अखबार में आप पढ़िएगा। आप समझिए, आप एक तरफ खिलाड़ियों को अपने घोषणा पत्र में वोट लेने के लिए कहते हैं कि हम जॉब देंगे, दूसरी तरफ जॉब मिले हुए खिलाड़ियों को निकालने की बात करते हैं। मैं समझता हूं कि ये दोहरा चरित्र जो है प्रदेश की जनता के सामने आना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, खेलों के ऊपर तो मैं इतना ही बोलना चाहता था, क्योंकि सकारात्मक ही चर्चा हो तो ठीक रहता है। मैं चाहता हूं कि जिस पहिए को मुझे खुशी होती है सदन को बताते हुए, अभी माननीय सदस्य फरमा रहे थे कि मेडल अब आएंगे, तो मैं दावा कर रहा हूं, इस सदन में खुला बोल रहा हूं, आजादी के बाद में आपकी जितनी सरकारें रही, उन सभी सरकारों के सारे राष्ट्रीय मेडल मिला लीजिए, और पिछले 5 साल हमारी सरकार रही, राजस्थान के राष्ट्रीय मेडल अगर उससे आधे भी आपकी सारी सरकार मिलकर अगर पहुंची हो, तो मैं इस सदन में पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं। आंकड़े पेश करिए, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। नहीं, वो कह रहे थे ना कि मेडल अब आएंगे, तो मैं कह रहा हूं कि मेडल की बात नहीं, हमारी सरकार ने शुरू कर दिया। हमको तो खुशी है कि एक खिलाड़ी खेल मंत्री बना है, और उनके एक्सपीरियंस का फायदा मिलना चाहिए और हमसे भी 10 गुना काम होना चाहिए, हमारी ये आशा है। विश्वास तो अब नाई मातम बाल कतना के जजमान कटेगार सामना होगा, कहे तो अभी सामने आ जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, महिला बाल विकास के ऊपर भी चर्चा है, बस 2 से 4 मिनट कह के अपनी बात को खत्म करो। बस आप 1 मिनट में ये समाप्त करें। घोषणा पत्र में पेज नंबर 29 के ऊपर, हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानसिक दे 13,000, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय 7500, आंगनबाड़ी सहायकों का मानदेय 6500 और आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय 6000 करेंगे। उन सब के साथ में इस सरकार ने धोखा किया है, और अभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को केवल 9,581 रुपए, आंगनबाड़ी सहायिका को 5,590 रुपए, आशा सहयोगिनी को 4,508 रुपए का भुगतान हो रहा है। तो 13,000 वाला वादा, 6,500 वाला वादा, 6,000 वाला वादा 3 साल बाद पूरा करेंगे, या तो घोषणा पत्र में ये कर देते, या हमारे कार्यकाल पूरा होते होते अंत में पूरा करेंगे, ये लिख देते। लेकिन आपने राजस्थान के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका, आशा सहयोगिनी के साथ में धोखा करने का काम किया है, उनके वोट लेकर पलटने का काम किया है। आने वाले समय में वो भी आपको पलटने का काम करेंगे। साथ के साथ एक लास्ट पॉइंट, साथ के साथ हमारी सरकार में 5 अक्टूबर 2023 को वन टाइम रिटायरमेंट पे इनके 2 लाख से लेकर 3 लाख तक के
वन टाइम रिटायरमेंट पर देने का एक सरकारी आदेश निकला था और उसकी अभी कोई उसको काम में नहीं लिया जा रहा है। ये रिटायर होती जा रही हैं, इन्हें वन टाइम रिटायरमेंट का सेटलमेंट का पैसा नहीं मिल रहा है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस पर ध्यान दें। विराजन माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त। समय समाप्त। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।